हेलो सब्सक्राइबर, दिस इज प्रिया। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 8 सिविक्स चैप्टर 8 कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। एक दिन चिंकी और पिंकी दोनों स्कूल जा रहे थे। अचानक से चिंकी एक गड्ढे में गिर जाती है तो पिंकी चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, मेरी फ्रेंड एक गटर के गड्ढे में गिर गई है। इतने में ही दो लोग वहां पर आते हैं। वो मैनुअल स्कैवेंजर होते हैं, तो वो फटाफट से चिंकी को बचाते हैं और उस गड्ढे में से निकाल लेते हैं। फिर चिंकी इन लोगों को थैंक्स बोलती है और कहती है कि क्या आप लोग अपने बारे में हमें कुछ बताओगे। फिर वो बताते हैं कि हम मैनुअल स्कैवेंजर हैं, हम लोग गटर साफ करते हैं, सीवर साफ करते हैं, इस वजह से हमें दलित बोला जाता है। हम लोगों के साथ भेदभाव भी किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसी वजह से हमें बोला जाता है कि हम लोग मार्जिनाइजेशन वाले पीपल हैं। और भी काफी सारे लोगों के साथ भेदभाव होता है, जैसे कि आदिवासी, मुस्लिम्स और वीमेन के साथ भी। तो हम सभी को मार्जिनाइजेशन बोला जाता है क्योंकि हमारे साथ भेदभाव होता है। तब चिंकी बोलती है कि मैंने अपने सिविक्स के चैप्टर 8 में ये पढ़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने काफी सारे फंडामेंटल राइट दिए हैं आपको। तो वो बोलते हैं कि फंडामेंटल राइट क्या होता है, इसके बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं। चिंकी बताती है उन्हें कि फंडामेंटल राइट में बहुत सारे आर्टिकल होते हैं। तो आर्टिकल नंबर जो 17 है ना, उसमें बोला गया है कि अनटचेबिलिटी हैज बीन एबॉलिश्ड। अनटचेबिलिटी को खत्म कर देना चाहिए। अगर कोई अनटचेबिलिटी करता है, जैसे कि बोलता है कि लोअर कास्ट है, इसको टच मत करो, तो उन्हें पनिश किया जाएगा, उन्हें पनिशमेंट मिलेगी और जेल में भी डाल सकते हैं। ऐसे ही जो आर्टिकल नंबर 15 है, उसमें बोला गया है कि कोई भी इंडिया में जो रह रहा है पर्सन, वो किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगा, उसके रिलीजन को लेकर, रेस को लेकर, रेस मतलब कि काला है, गोरा है, या फिर किसी की कास्ट को लेकर, किसी के सेक्स को लेकर कि भैया वीमेन है तो इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, या फिर किसी के प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर। तो इन सब चीजों को लेकर भेदभाव जो भी करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी। गवर्नमेंट भी इन लोगों के लिए लॉज बनाती है, पॉलिसीज बनाती है, काफी सारी स्कीम्स भी बनाती है जिससे कि इन लोगों की हेल्प हो सके। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिसी है रिजर्वेशन पॉलिसी। इस पॉलिसी की वजह से जो शेड्यूल ट्राइब होते हैं, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड और जो मोस्ट बैकवर्ड कास्ट होती है ना, उनको इजीली गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है और किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है कम मार्क्स लाने पर भी, क्योंकि गवर्नमेंट इनके लिए कट ऑफ सेट कर देती है। मतलब कि मिनिमम मार्क्स की इतने मार्क्स में भी इनका एडमिशन अच्छे से हो जाएगा और इनको गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाएगी। 1989 में तो एक एक्ट भी बना था, एक्ट को हम लॉ बोलते हैं। तो कानून बना था शेड्यूल कास्ट दलित लोगों के लिए और जो शेड्यूल ट्राइब थे, जिन्हें हम ट्राइबल पीपल बोलते हैं, उनके लिए। तो इस लॉ का नाम रखा गया था द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989। एट्रोसिटी मतलब होता है अत्याचार, क्योंकि इन लोगों के ऊपर उस टाइम पे बहुत ज्यादा ही अत्याचार हो रहा था। तो उस चीज को रोकने के लिए ये लॉ बनाया गया कि कोई भी अगर इनके ऊपर अत्याचार करेगा तो उससे मिलेगी पनिशमेंट। और मैनुअल स्कैवेंजर्स ने भी कहा कि हम लोग लिए भी लॉ बनना चाहिए, क्योंकि हम लोगों की पॉटी उठाते हैं, सीवर साफ करते हैं, गटर साफ करते हैं। तो फाइनली गवर्नमेंट ने इन लोगों के लिए भी एक लॉ बनाया, जिस लॉ का नाम था द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट। ये एक्ट 1993 में बना था। इस लॉ के बनने के बाद भी मैनुअल स्कैवेंजिंग होती थी, तो इन लोगों ने मिलकर आंदोलन कर दिया कि आपने जो लॉ बनाए थे उससे कुछ नहीं हुआ, अभी भी हमें मैनुअल स्कैवेंजिंग करनी पड़ती है। तो फिर कोर्ट ने बोला कि ठीक है, इस चीज को देखा जाएगा, अगर ऐसा कुछ है तो ये सब चीजें खत्म करनी पड़ेगी। तो मैनुअल स्कैवेंजिंग फाइनली खत्म हो गई थी। ऐसे ही जो लोग आदिवासी होते हैं, उन लोगों ने भी डिमांड की थी कि हमारा घर तो फॉरेस्ट ही है और हम लोगों से हमारा लैंड छीन लिया जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें हमारे लैंड पे रहने का पूरा पूरा अधिकार है। तो इन लोगों के लिए भी फाइनली एक एक्ट बना था, लॉ बना था, जिसका नाम था द शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। ये सब सुनने के बाद मैनुअल स्कैवेंजर चिंकी को थैंक यू बोलते हैं कि बेटा तुमने हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी, हमें तो इन लॉ के बारे में कुछ पता ही नहीं था। इस स्टोरी से हमें ये पता लगता है कि जो मार्जिनेशन वाले पीपल हैं, उन लोगों ने कैसे कन्फ्रंटिंग किया है। कन्फ्रंटिंग मतलब स्ट्रगल किया है लॉ बनाने के लिए, तब जाके इनके लिए लॉ बने हैं। तो इसी वजह से इस चैप्टर का नाम है कन्फ्रंटिंग मार्जिनाइजेशन। तो ये थी शॉर्ट स्टोरी इस चैप्टर की। अब हम इसे पढ़ेंगे डिटेल में।
कन्फ्रंटिंग मार्जिनाइजेशन। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो मार्जिनाइजेशन वाले पीपल होते हैं उनके साथ कैसे भेदभाव होता है, उन्हें इक्वालिटी नहीं दी जाती। ये लोग पावरलेस होते हैं तो ये प्रोटेस्ट करते हैं, फाइट करते हैं, स्ट्रगल करते हैं कि हमें भी हमारा राइट दो, हमें भी पावर चाहिए। और अगर हिस्ट्री में भी देखा जाए तो ये इनके लॉन्ग स्ट्रगल स्टोरी है, मतलब पहले से ही लोग स्ट्रगल करते हुए आ रहे हैं। इस सिचुएशन से ओवरकम होने के लिए, मतलब इम्प्रूव करने के लिए, इन लोगों ने सेल्फ इम्प्रूवमेंट किया है, खुद में इम्प्रूवमेंट भी किए हैं, आर्म्ड स्ट्रगल स्ट्रगल भी किया है इन्होंने, रिलीजियस सॉलेस और एजुकेशन, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, मतलब हर चीज में इन्होंने इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करी है जिससे कि इन लोगों को भी इक्वालिटी मिल सके। तो ये स्ट्रगल इन्होंने कैसे किया है ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आदिवासी, दलित, मुस्लिम, वुमेन्स और भी जो मार्जिनल ग्रुप हैं वो बोलते हैं कि हमें भी इक्वल राइट मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे सबको इक्वल राइट मिलते हैं। इस चैप्टर में हम ये भी देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन मार्जिनल ग्रुप की कैसे हेल्प करता है, और जो राइट होते हैं ना, इनके अधिकार होते हैं कि हमें ये अधिकार मिलना चाहिए, उसको लॉ में कैसे कन्वर्ट कर दिया जाता है, कैसे लॉ बनते हैं और कैसे गवर्नमेंट इन लोगों की हेल्प करती है पॉलिसीज बना के। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि कैसे वो हमारी कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाती है। कॉन्स्टिट्यूशन में काफी सारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि सारे इंडियंस इक्वल हैं, सभी को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। मार्जिनल पीपल इस फंडामेंटल राइट को, ये जो बेसिक राइट्स होते हैं, बेसिक अधिकार होते हैं, इनको दो तरीके से मांगते हैं। फर्स्ट, ये बोलते हैं गवर्नमेंट से कि जो हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, इंसाफ नहीं हो रहा है, तो उस चीज को आप सही करो, इंसाफ दिलाओ हमें। और सेकंड, ये गवर्नमेंट को फोर्स करते हैं कि कोई ना कोई तो लॉ बनना चाहिए, अगर लॉ नहीं बनेगा तो लोग हमारे साथ भेदभाव करते रहेंगे। मार्जिनल पीपल के स्ट्रगल को देखकर गवर्नमेंट को न्यू लॉज भी बनाने पड़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे फंडामेंटल राइट है, उसमें से जो आर्टिकल 17 है, इसमें बताया गया है कि जो अनटचेबिलिटी है उसे एबॉलिश किया जाए, खत्म किया जाए, अनटचेबिलिटी नहीं होना चाहिए। अनटचेबिलिटी मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन होता है कि ये लोअर कास्ट है, ये अपर कास्ट है, छुआछूत जिसे बोलते हैं कि ये लोअर कास्ट है तो इसको हमें टच भी नहीं करना है, तो इस सब चीजों को हटा देना चाहिए क्योंकि सब लोग इक्वल हैं। दलित्स को भी राइट है कि वो एजुकेशन ले, एजुकेटेड बने, और उसको टेम्पल में भी एंट्री मिलनी चाहिए, पब्लिक फैसिलिटी में भी उन लोगों का राइट होना चाहिए। अगर कोई उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है, भेदभाव करता है, तो उन लोगों को पनिश किया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन में और भी काफी सारे सेक्शंस हैं जिसमें बताया गया है कि अनटचेबिलिटी को कैसे हटाना है। जैसे कि एक आर्टिकल 15 है, इसमें बोला गया है कि कोई भी सिटीजन जो इंडिया का है उसके साथ भेदभाव नहीं होगा किसी रिलीजन के बेसिस पे। मतलब अगर कोई हिंदू है या फिर मुस्लिम है तो मुस्लिम की वजह से उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। रेस की वजह से, रेस मतलब होता है कि जैसे कि ये गोरा है, ये काला है, इसके बेसिस पे भी कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। कास्ट के बेसिस पे भी कोई भेदभाव नहीं करेगा। सेक्स, जैसे कि कोई फीमेल है, कोई मेल है, कि ये तो वीमेन है, इसके साथ तो हम भेदभाव करेंगे, तो ये सब चीजें भी नहीं होनी चाहिए। और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर भी, जो कि हमने क्लास 7th में भी पढ़ा था कि इक्वालिटी कैसे मिलनी चाहिए लोगों को। तो जो दलित्स है ना, उनको इक्वालिटी आर्टिकल 15 से भी मिली है कि अगर कोई इन सब चीजों के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करता है, भेदभाव करता है, तो उसको पनिश किया जाएगा। आर्टिकल 17 और जो आर्टिकल 15 है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको लर्न कर लेना। और जितना भी जो हाईलाइट वाला पार्ट है ना, इसको तो आपको लर्न करना ही करना है, एग्जाम में ये आ सकता है क्वेश्चन। दलित का मतलब होता है ब्रोकन, टूटा हुआ। ये लोग इसलिए बोलते हैं अपने आप को ब्रोकन क्योंकि सदियों से इनके साथ भेदभाव होते आया है कास्ट को लेके। दलित्स इन्वोक करते हैं फंडामेंटल राइट को। इन्वोक मतलब हेल्प लेना, तो वो इसलिए हेल्प लेते हैं फंडामेंटल राइट की क्योंकि अगर कोई इंडिविजुअल या कम्युनिटी या अगर गवर्नमेंट भी उनके साथ बैडली ट्रीट करती है, तो इस सिचुएशन में वो फंडामेंटल राइट की डिमांड करते हैं कि हम लोगों के साथ जस्टिस होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, हम लोगों का अधिकार है कि हम सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। इसी तरीके से जो माइनॉरिटी ग्रुप है ना, वो लोग भी बोलते हैं कि हमें भी कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट चाहिए। हम भी चाहते हैं कि हम भी रिलीजन का फ्रीडम हो, कल्चर और एजुकेशन राइट हो। डिफरेंट रिलीजन ग्रुप के डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, जैसे कि मुस्लिम और फारसीज हैं, इन लोगों के रिलीजन और कल्चर डिफरेंट होते हैं। तो ये अपने कल्चर का गार्जियन बनते हैं, उसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं जिससे कि इनका कल्चर कभी भी खत्म ना हो पाए और उसको ये बचा पाए अच्छे से।
तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लॉज बने हैं उसकी वजह से ये लोग अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में काफी सारे ऐसे लॉज बने हुए हैं जिसमें बोला गया है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है ना, वो इन लोगों को दबाएगी सताएगी नहीं। इन लोगों को अपना कल्चर प्रोटेक्ट करने का पूरा पूरा राइट है। लॉज फॉर द मार्जिनलाइज्ड, गवर्नमेंट लॉज बनाती है जिससे कि सिटीजन को प्रोटेक्ट कर पाए, और भी बहुत सारे एक्शंस लेती हैं, जैसे कि कुछ स्पेसिफिक लॉज और पॉलिसीज बनाई जाती है मार्जिनलाइज्ड पीपल के लिए। और इस पॉलिसीज और स्कीम को लाने के लिए एक कमेटी सेटअप की जाती है और सर्वे किया जाता है, उसके बाद जाके पॉलिसी और स्कीम बनती हैं। कमेटी में काफी सारे मेंबर्स होते हैं जो गवर्नमेंट के ही मेंबर्स होते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि कैसी पॉलिसीज बनानी चाहिए। और सर्वे मतलब होता है कि जैसे कोई एक एरिया है वहां पे जाके देखा लोगों को कि अच्छा इन लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है तो इसका सॉल्यूशन ऐसे होना चाहिए। तो पूरा प्रॉपर सर्वे किया जाता है हर एक एरिया में जाके। गवर्नमेंट प्रमोट करती है इन पॉलिसीज को। प्रमोट मतलब इम्पोर्टेंस दी जाती है पॉलिसीज को, जिससे कि जो स्पेसिफिक ग्रुप है ना उनको अपॉर्चुनिटी मिल पाए अच्छे से। यहाँ पे एक पोयम दी गई है। महाराष्ट्र में एक भक्ति पोएट थे चौखामेला, उनकी वाइफ थी सोराबाई। तो उन्होंने ये पोयम लिखी है। वो एक लोअर कास्ट थी, महर कास्ट लोअर कास्ट मानी जाती थी। इस पोयम में इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि हम लोगों का सेम मैनर में ही तो बर्थ होता है। जब हम जन्म लेते हैं, बॉर्न होते हैं, तो हम एक ही तरीके से होते हैं सभी लोग। तो फिर डिस्क्रिमिनेशन कहाँ से आ गया, क्यों भेदभाव करते हैं? क्योंकि लोगों ने जो कास्ट सिस्टम लगा रखा है ना, इस वजह से कास्ट सिस्टम सेपरेट करती है हम सभी लोगों को। भगवान ने तो कोई भेदभाव नहीं किया, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, सभी को एक तरीके से बॉर्न किया है, जन्म दिया है। तो फिर हम लोगों के जो थॉट्स हैं, बिलीफ हैं, वैल्यूज हैं, वो क्यों डिफरेंट है? क्योंकि हम लोगों ने ये सोच बना रखी है, इस वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता है। प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही स्पेसिफिक स्कीम बनाती हैं ट्राइबल एरिया के लिए, और जहाँ पे दलित की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, जिससे कि इन लोगों को बेनिफिट्स मिल सके। एग्जाम्पल में बताया गया है कि जो दलित और आदिवासी कम्युनिटीज के स्टूडेंट्स होते हैं ना, उन्हें फ्री और सब्सिडाइज हॉस्टल प्रोवाइड करवाती है गवर्नमेंट, जिससे कि वो अपनी एजुकेशन को अच्छे से कंप्लीट कर सके। यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, फ्री और सब्सिडाइज हॉस्टल, इसका मतलब है कि देखो, फ्री हॉस्टल यानी फ्री में देना हॉस्टल इन लोगों को, और सब्सिडाइज हॉस्टल या फिर कुछ पैसा गवर्नमेंट देगी और कुछ पैसा इन्हें देना होगा। तो ऐसे करके अपनी हॉस्टल की फीस भरेंगे। तो इस चीज में गवर्नमेंट इनकी हेल्प करेगी, लेकिन इनको कुछ पेमेंट देना पड़ेगा। तो इस चीज को बोला जाता है सब्सिडाइज्ड। गवर्नमेंट ने काफी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई है और लॉज भी बनाए हैं, जिससे कि इनइक्विटी का एंड हो सके। इनइक्विटी बोले तो जो अन्याय हो रहा है इन लोगों के साथ, उस चीज का एंड हो सके। एक लॉ और पॉलिसी का नाम है रिजर्वेशन पॉलिसी, जो कि आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट भी है, सिग्निफिकेंट है और हाईली कंटेंशियस भी है। कंटेंशियस मतलब होता है झगड़ालू, इस चीज के पीछे झगड़े होते हैं, क्योंकि काफी पीपल्स रिजर्वेशन पॉलिसीज के अगेंस्ट होते हैं। इस रिजर्वेशन पॉलिसीज की वजह से एजुकेशन और गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में रिजर्व होती है सीट दलित्स और आदिवासीज की। सीट्स इसलिए रिजर्व की जाती है क्योंकि सदियों से, सेंचुरीज से इन पॉपुलेशन को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है कुछ भी लर्न करने की, सीखने की, या फिर कोई वर्क करने की, काम करने की, जिससे कि इनके स्किल्स डेवलप हो सके। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन सेक्शंस को असिस्ट करें, हेल्प करें। हाउ डज द रिजर्वेशन पॉलिसी वर्क? रिजर्वेशन पॉलिसी कैसे काम करती है? इंडिया में गवर्नमेंट एक लिस्ट बनाती है शेड्यूल कास्ट की, दलित्स की और शेड्यूल ट्राइब, और जो बैकवर्ड होते हैं और जो मोस्ट बैकवर्ड कास्ट होती हैं, इनकी प्रॉपर लिस्ट बनाई जाती है। और ये लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी होती है। जब भी कोई स्टूडेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना चाहता है या फिर गवर्नमेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करता है, तो उसे प्रूफ दिखाना पड़ता है, अपनी कास्ट का, ट्राइब स्टेटस दिखाना पड़ता है। इस वजह से कास्ट और ट्राइब सर्टिफिकेट बनता है। तो इस सर्टिफिकेट को ये लोग शो करते हैं, जिससे कि इनको रिजर्वेशन मिलता है एजुकेशन इंस्टीट्यूट में और गवर्नमेंट जॉब में। दलित कास्ट और जो सर्टेन कुछ जो ट्राइब्स होती हैं, अगर उनका नेम गवर्नमेंट लिस्ट में है, उनके पास कास्ट और ट्राइब का सर्टिफिकेट बना है जो कि गवर्नमेंट ने बनवाया है,
तभी उन लोगों को बेनिफिट मिल सकेगा रिजर्वेशन का, अदरवाइज उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, स्पेशली जो इंस्टीट्यूट होते हैं प्रोफेशनल एजुकेशन वाले, मेडिकल कॉलेज हो गया जैसे कि, तो गवर्नमेंट इसके लिए कट ऑफ मार्क्स सेट कर देती है। कट ऑफ मार्क्स वो मार्क्स होते हैं जैसे कि जो दलित पीपल हैं, ट्राइबल कैंडिडेट हैं, उनको एडमिशन लेने के लिए जो मार्क्स होंगे वो बहुत कम सिक्योर करने पड़ेंगे। जैसे कि किसी भी एग्जाम्पल ले लो एक किसी कॉलेज का, ठीक है, कॉलेज में उसमें बोला गया है कि 100 में से आपको 50 मार्क्स लाना है तभी आपका एडमिशन होगा। लेकिन दलित और ट्राइबल पीपल के 30 मार्क्स आते हैं तो भी उन्हें एडमिशन मिल जाता है, क्योंकि उनके लिए गवर्नमेंट ने कट ऑफ मार्क्स सेटअप कर दिया है कि 30 मार्क्स में इन लोगों को एडमिशन मिल जाएगा। तो जो ये 30 मार्क्स है ना, तो इस चीज को बोला जाएगा कट ऑफ मार्क्स। तो हर कॉलेज में डिफरेंट डिफरेंट कट ऑफ मार्क्स होती है, ऐसा ही नहीं कि हर जगह 30 होगा, अपना अपना वो अलग अलग सेट करते हैं गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। इन स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट स्पेशल स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कराती है। क्लास 9 की पॉलिटिकल साइंस की टेक्स्ट बुक में हम और अच्छे से पढ़ेंगे कि रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लासेस के लिए कैसे होता है। ये टेबल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें बस स्कीम्स की लिस्ट दी गई है और बताया गया कि ये स्कीम क्यों इम्पोर्टेंट है और ये कैसे हेल्प कर सकती है सोशल जस्टिस में। प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित्स एंड आदिवासीज। आपने कबीर जी की पोयम तो रीड करी होंगी अपनी टेक्स्ट बुक में। ये पोएट थे और वीवर भी थे और ये भक्ति ट्रेडिशन से बिलोंग करते थे। इनका मानना था कि लोगों के साथ अनइक्वलिटी नहीं होनी चाहिए, सभी लोग इक्वल हैं। कास्ट को लेके हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। कबीर जी की पोइट्री में काफी पावरफुल आइडियाज भी हैं, जैसे कि इक्वालिटी होनी चाहिए सभी ह्यूमन बीइंग में, चाहे वो ऑर्डिनरी पॉटर हो या वीवर हो या कोई वीमेन जो वाटर कैरी करके ला रही है पॉट में, उन सभी को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। इनसे काफी सारे लोग इंस्पायर भी हुए हैं और जो दलित मार्जिनाइज्ड ग्रुप और जो क्रिटिकल सोशल हायरार्की है ना, यूपी, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार और गुजरात में, वो लोग इन्हें अप्रिशिएट भी करते हैं। आई एम श्योर इस फिगर में कबीर जी इन दोनों पीपल्स को समझा रहे होंगे कि हमें इक्वली ट्रीट करना चाहिए सबके साथ। पॉलिसीज के साथ साथ कुछ स्पेसिफिक लॉज भी बनाए गए हैं हमारी कंट्री में, जिससे कि जो मार्जिनाइज्ड कम्युनिटी है ना, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, भेदभाव ना हो, किसी भी टाइप का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। एक्सप्लॉयटेशन मतलब होता है शोषण करना, मतलब उनका यूज करना, कोई उनका यूज ना कर पाए गलत तरीके से। अब हम एक केस स्टडी देखेंगे जिसमें हमें पता चलेगा कि जो दलित्स है वो लॉ का यूज करके अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। ये केस स्टडी है जगमलपुर विलेज की, जहाँ पे एक बिग फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है। ये फेस्टिवल 5 इयर्स में एक ही बार होता है। इस फेस्टिवल में लोकल डाइटी जो उनके भगवान होते हैं ना, उनकी पूजा की जाती है और आसपास के जो 20 विलेजेस होते हैं वहां से प्रिस्ट आते हैं। तो ये 5 डेज का इवेंट होता है, इस वजह से जो प्रिस्ट होते हैं उनको 5 डेज रुकना पड़ता है विलेज में। और जो दलित कम्युनिटी के मेंबर्स होते हैं वो इन प्रिस्ट के फीट यानी पैर धोते हैं और उस पानी से फिर ये दलित पीपल्स नहाते हैं। तो इस टाइप का होता है ये रिचुअल। जगमलपुर विलेज में एक पर्सन था जिसका नाम था रत्नाम। तो रत्नाम की फैमिली दलित कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, तो इस वजह से उन्हें ये टास्क करना पड़ता था। रत्नाम की फैमिली को टेम्पल में भी एंटर करने से मना किया जाता था, क्योंकि वो एक दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। रत्नाम जब 20 ईयर ओल्ड था तो वो इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टडी कर रहा था। तो इस टाइम अब रत्नाम का टर्न आता है, अब उसे रिचुअल परफॉर्म करना था। तो उसने तो मना कर दिया, कहा कि ये भी कोई बात होती है, आप प्रिस्ट के पैर धो और उस पानी से नहाओ, तो इससे कोई शुद्ध थोड़ी ना हो जाते हैं, कोई अच्छे थोड़ी ना हो जाते हैं, मैं तो ऐसे नहीं करने वाला। उसने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि किसी के पैरों के पानी से मैं क्यों नहाऊं। इसने बोला मैं दलित हूँ इस वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं तो बिल्कुल नहीं परफॉर्म करने वाला ये रिचुअल। रिचुअल बोले तो रीति रिवाज। रत्नाम के मना करने की वजह से जो पावरफुल कास्ट थी विलेज की और जो कुछ फैमिलीज थी रत्नाम की कम्युनिटी की, वो गुस्सा होने लग गई। पावरफुल कास्ट तो शॉक्ड ही हो गई कि इस बॉय में इतने गर्ड्स कहाँ से आए जिससे ये हमें रिफ्यूज कर रहा है, मना कर रहा है। पक्का ये रत्नाम की एजुकेशन की वजह से हुआ है, क्योंकि ये ज्यादा पढ़ा लिखा हो गया है ना, इस वजह से कंपेयर कर रहा है अपने आप को हमसे। रत्नाम की कास्ट के जो पीपल थे
वो लोग डरने लगे, फियर हो गया उनके अंदर कि जो पावरफुल कास्ट है वो अब गुस्सा हो जाएगी हमसे, एंगर हो जाएगी, और हम उनकी फील्ड में जाके एज अ डेली वेज लेबर काम भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर डोमिनेंट कास्ट ने डिसाइड कर लिया ना कि हम लोग इन्हें नहीं बुलाएंगे, तो फिर हम लोग कमाएंगे क्या, क्या अर्न करेंगे और कैसे सरवाइव करेंगे। इतना ही नहीं, जो हमारे लोकल डाइटी है ना, जो हमारे भगवान है, वो भी हमसे गुस्सा हो जाएंगे। तो रत्नाम बोलता है कि एक बात बताओ, हम दलित को टेम्पल में तो एंटर करने को नहीं मिलता है, तो जब हमने टेम्पल में एंटर ही नहीं किया तो हमसे भगवान गुस्सा क्यों होंगे। ये सब देखकर पावरफुल कास्ट ने सोचा क्यों ना रत्नाम को एक लेसन, एक सबक सिखाया जाए। इन्होंने कम्युनिटी से बोला कि रत्नाम की फैमिली को ऑस्ट्रेसाइज किया जाए। ऑस्ट्रेसाइज मतलब होता है जाति से बाहर कर देना, और कोई भी पर्सन इन लोगों से बोलेगा नहीं, इन लोगों का काम नहीं करेगा और इन लोगों से कोई काम करवाएगा भी नहीं। एक रात कुछ लोगों ने रत्नाम की हट को जला दिया। वो जैसे तैसे करके वहां से भाग निकला अपनी मदर को लेके। रत्नाम जब लोकल पुलिस स्टेशन में गया तो उसने वहां पे इस केस को फाइल करवाया। तो ये जो केस था ना, ये शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी, एट्रोसिटी मतलब होता है अत्याचार, इसके अंदर लिखा गया। लोकल पुलिस स्टेशन में केस फाइल होने के बाद भी जो और बाकी दलित फैमिलीज थी ना, वो अब भी रत्नाम को सपोर्ट नहीं कर रही थी। उन्हें कहीं ना कहीं डर था कि कहीं ऐसा ना हो पावरफुल कास्ट गुस्सा हो जाए हम लोगों से भी। ये केस इतना ज्यादा फैल गया था कि जो लोकल मीडिया है उसने भी दिखाया लोगों को कि ऐसा ऐसा होता है इस विलेज में। काफी सारे जर्नलिस्ट भी आए और रत्नाम को एज अ सिंबल ऑफ दलित माना गया। तब जाके जो रिचुअल था, रीति रिवाज था, इसको खत्म किया गया। लेकिन अभी भी जो पावरफुल कास्ट थी वो रत्नाम की फैमिली को फोर्स कर रही थी कि आप लोग ऑस्ट्राइज हो, मतलब आपको जाति से बाहर निकाल दिया गया है। रत्नाम ने जो फाइल किया था केस, कंप्लेन की थी, तो वो किस लॉ में आती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लॉ को हम एक्ट भी बोलते हैं। तो उस एक्ट को बोला गया द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। दलित पीपल्स ने गवर्नमेंट से डिमांड किया 1989 में कि हम लोगों के लिए एक लॉ बनाओ, क्योंकि हम लोग के साथ इल ट्रीटमेंट होता है, ह्यूमिलिएशन होता है। ह्यूमिलिएशन मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट, अपमान करना, और दलित का ही नहीं, ट्राइबल ग्रुप के साथ भी ऐसा ही होता है। इस तरीके का ट्रीटमेंट 1970 से लेकर 1980 से होता ही चला आ रहा है। इस टाइम पीरियड में साउथ इंडिया का कुछ पार्ट जो दलित ग्रुप का था, असर्टिव मीन्स होता है यहाँ पर जैसे कि कन्फर्म दलित ग्रुप ही है। तो जहाँ पर जो दलित ग्रुप था, तो वो लोग अपने राइट के लिए डिमांड करने लगे और उन्होंने मना कर दिया कि हम कोई भी ऐसा रिचुअल परफॉर्म नहीं करेंगे जिससे हम लोगों की डिसरिस्पेक्ट हो और हमें इक्वली ट्रीट किया जाए। जैसे कि रत्नाम ने भी मना कर दिया था कि मैं किसी रिचुअल को परफॉर्म नहीं करूंगा, क्योंकि इससे ह्यूमिलिएशन होता है, अपमान किया जाता है हम लोग का, एक्सप्लॉयटेशन होता है दलित का। तो ये चीजें बहुत गलत हैं। ये सब देखकर जो पावरफुल कास्ट थी वो अब थोड़ा डर गई, उन्होंने वॉयलेंस कम कर दिया। लेकिन गवर्नमेंट ने देखा कि अभी भी ये जो दलित पीपल है इनके साथ अनटचेबिलिटी हो रही है। तो इस वजह से जो दलित ग्रुप थे ना, उन्होंने डिमांड किया कि हमारे लिए एक नया लॉ बनना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने एक न्यू लॉ बनाया और उसमें बताया गया कि अगर कोई भी दलित के साथ गलत करता है तो उसे स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलेगी। इसी तरीके से 1970s और 1980s में आदिवासीज ने भी अपनी डिमांड स्टार्ट कर दी कि हमें भी इक्वल राइट मिलना चाहिए, हमें जो हमारा लैंड है, जो रिसोर्सेज है, वो रिटर्न कर दो, क्योंकि जो पावरफुल सोशल ग्रुप है वो हमारे साथ गलत कर रही है, हमारे साथ वायलेंस हो रहा है। इसी वजह से ये एक्ट बनाया गया, लॉ बनाया गया। और इस लॉ का नाम ना आप अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं। द शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। इस एक्ट में, जिसे लॉ भी बोला जाता है, एक लॉन्ग लिस्ट है क्राइम की और हॉरिबल चीजें बताई गई हैं इसमें कि कितना ज्यादा गलत होता है, कैसे कैसे लोग इनके ऊपर अत्याचार करते हैं। इस एक्ट में, लॉ में सब कुछ लिखा हुआ है कि कैसे पीपल्स के साथ ड्रेडफुल डीड्स, भयानक काम करवाए जाते हैं इन लोगों के साथ, कितना गलत होता है और इन सब कामों के लिए क्या क्या पनिशमेंट होनी चाहिए।
क्योंकि ये चीज तो गलत है ना कि आप किसी पर्सन को फोर्सफुली आप गलत काम करा रहे हो, उल्टे सीधे काम करा रहे हो जो कि वो नहीं करना चाह रहा है। इस एक्ट में काफी सारे लेवल ऑफ क्राइम्स हैं। फर्स्टली हम देखते हैं मोड्स ऑफ ह्यूमिलिएशन। इसमें दोनों चीज होती हैं, फिजिकल और मोरली, मतलब फिजिकली से मारा पीटा जाए उन लोगों को या फिर मोरली कुछ भी उल्टा सीधा उनको बोला जाए। तो अगर ऐसा कोई भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के साथ करता है तो उनको पनिश किया जाएगा, या फिर उन्हें कुछ ड्रिंक और ईट करने के लिए दिया जाए जबरदस्ती, और ऑब्नॉक्शियस सब्सटेंस जो उन्हें अच्छे नहीं लगते सब्सटेंस वो भी जबरदस्ती खाने को दिए जाए, तो इसे भी एक क्राइम ही माना जाएगा। या फिर किसी को फोर्सफुली बोला जा रहा है कि आप अपने कपड़े उतार दो और परेड कराई जा रही है। पहले ऐसा होता था कि पूरे विलेज में उन लोगों को नंगा करके घुमाया जाता था, तो ये चीज गलत है। या फिर किसी के फेस को पेंट कर दो, जैसे काला पेंट कर देते थे उसके फेस पे, ब्लैक पेंट करते थे और पूरे विलेज में घुमाते थे। तो ये सब चीजें बहुत ही गलत है। अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको पनिशमेंट देगी गवर्नमेंट। फर्स्ट लिस्ट में हमने देख लिया कि मोड्स ऑफ ह्यूमिलिएशन है। अब सेकंड वाले में देखेंगे, इस लिस्ट में भी एक्शन लिया गया है डिस्पोजेस दलित और आदिवासी के लिए। डिस्पोजेस मतलब अगर उन लोगों के साथ कुछ जोर जबरदस्ती हो रही है, तो जैसे कि कोई रिसोर्सेज है उन्हें नहीं दे रहे हैं या फिर उनको फोर्स किया जा रहा है एज अ स्लेव लेबर काम करने के लिए, उनके साथ एज अ लेबर ट्रीट किया जा रहा है, उनसे अगर उनका कल्टीवेटेड लैंड छीना जा रहा है रॉन्गफुली, तो भी इस चीज के लिए पनिशमेंट मिलेगी। अगर कोई पीपल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पीपल्स की जो लैंड है वो अपने नाम पे ट्रांसफर कराता है जबरदस्ती, तो भी उसको पनिशमेंट दी जाएगी। इस एक्ट में और भी काफी सारे लेवल्स हैं, जैसे कि बताया गया है यहाँ पर अगर किसी दलित और ट्राइबल वुमेन के साथ क्राइम होगा तो उसके लिए भी पनिशमेंट दी जाएगी। शेड्यूल कास्ट हम दलित पीपल को बोलते हैं और शेड्यूल ट्राइब हम ट्राइबल पीपल को बोलते हैं। तो इनमें जो वुमेन्स होती है ना, अगर उनके साथ भी कुछ गलत होता है तो भी उन लोगों को पनिशमेंट मिलेगी जो लोग इन लोगों के साथ गलत करते हैं। यहाँ पे एक पोएम दी गई है जिसमें जो कबीर है वो पंडित को चैलेंज कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अनटचेबिलिटी अनटचेबिलिटी क्या लगा रखा है, ये सब तुम्हारी ही आइडियाज हैं, अनटचेबिलिटी कुछ नहीं होता है, सब लोग एक समान है। कबीर बोलते हैं पंडित से कि आप ये कैसे कह सकते हो कि अनटचेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो सबका ब्लड एक ही जैसा होता है। हर एक पर्सन अपने मदर के पेट में 9 मंथ्स रहता है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि अगर कोई दलित है तो वो 3 मंथ्स ही रहेगा या 4 मंथ्स रहेगा। तो भगवान ने जब डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, भगवान ने भेदभाव नहीं किया, तो आप पंडित लोग क्यों भेदभाव कर रहे हो इतना। और अगर जहां तक टचिंग की बात है, तो जो पॉट वगैरह बनाते हैं दलित पीपल्स और जो पेंटिंग वगैरह करते हैं, तो वो आप क्यों टच करते हो। ऐसा देखा जाए तो सब कुछ उन्होंने टच कर रखा है। इसलिए आपको अपने जो नैरो लिमिटिंग आइडियाज है ना उनको थोड़ा ठीक करना चाहिए। अनटचेबिलिटी जैसा कुछ भी नहीं होता है, सभी लोग इक्वल होते हैं। द स्कॉच ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग। मैनुअल स्कैवेंजिंग मतलब होता है कि जो ह्यूमन और एनिमल का वेस्ट होता है ना, जैसे पॉटी हो गया ह्यूमन की, तो इसको ब्रूम की हेल्प से, मतलब झाड़ू की मदद से या फिर टिन प्लेट की हेल्प से या फिर बास्केट में इसको भरकर एक डिस्पोजल ग्राउंड में ले जाकर दबाया जाता है। तो ये बहुत दूर होता है डिस्पोजल ग्राउंड। तो ये सारा काम दलित वीमेंस करती हैं। आंध्र प्रदेश में एक सफाई कर्मचारी आंदोलन भी चलाता है इस चीज के लिए। 1 लाख पीपल्स दलित कम्युनिटी के इसी काम को करते हैं। और हमारी कंट्री में 26 लाख प्राइवेट और कम्युनिटी ड्राई लैट्रिन्स को म्यूनिसिपैलिटीज मैनेज करते हैं। मैनुअल स्कैवेंजिंग की वजह से ह्यूमंस की हेल्थ भी खराब हो जाती है। जो लोग इस काम को करते हैं उन्हें हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि उनको इन्फेक्शन हो जाता है आईज में, स्किन में, रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम भी उनका खराब हो जाता है। इस काम को परफॉर्म करने के लिए इन लोगों को लो वेजेस मिलता है, बहुत कम पैसे मिलते हैं। अर्बन म्यूनिसिपैलिटीज में तो 200 रुपीज मिलता है एक दिन का। जबकि कोई जो प्राइवेट पर्सन होता है वो अगर इन लोगों से ये काम करवाता है तो इसके लिए इन लोगों को और कम वेजेस देता है। इस बुक में हमने रीड किया था कि हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को एबॉलिश कर दिया है, खत्म कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो मैनुअल स्कैवेंजर्स है ना डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में कंट्री के, जैसे कि गुजरात में उन्हें भंगीज बोला जाता है, आंध्र प्रदेश में पाखीज और तमिलनाडु में शिखालायर्स।
तो इन लोगों के साथ अभी भी अनटचेबल होता है। इनको टच करने से मना किया जाता है कि इनको हम लोग टच नहीं करेंगे, नहीं तो हम लोग भी गंदे हो जाएंगे। तो इस वजह से इन लोगों का जो सेटलमेंट है, इनको ये बोला जाता है कि आप विलेज के आउटस्कर्ट मतलब बाहर वाले एरिया में रहो, आप विलेज के अंदर नहीं आओगे। और इनको टेम्पल में भी एंट्री नहीं दी जाती है और पब्लिक वाटर की फैसिलिटी भी नहीं मिलती है। इन सब काम को रोकने के लिए 1993 में गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया, लॉ बनाया, जिस लॉ का नाम था द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स एक्ट। इस लॉ को बनने के बाद भी एक सफाई कर्मचारी आंदोलन चला 2003 में। इस आंदोलन के साथ 13 अदर ऑर्गेनाइजेशन और कुछ इंडिविजुअल जैसे 7 स्कैवेंजर्स, इन सब ने मिलकर एक पीआईएल फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, एक रिक्वेस्ट डाली कि हमारी जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि अभी भी जो गवर्नमेंट रेलवे है ना, वहां पे हम लोगों को बोला जाता है कि आप स्कैवेंजिंग करो। इन्होंने ये भी बोला कि ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है, हम लोगों को राइट है कि हम अपने अकॉर्डिंग वर्क करें, काम करें, हमें जबरदस्ती मैनुअल स्कैवेंजर का काम नहीं करवाया जाए। कोर्ट ने जब इस केस को ऑब्जर्व किया, तब ये नोटिस किया गया कि जो 1993 का लॉ था ना, उसके बाद से तो ये मैनुअल स्कैवेंजर्स और ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं। तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कोर्ट ने मिनिस्ट्री के हर एक डिपार्टमेंट को और यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को बोला कि इस चीज को वेरीफाई किया जाए 6 मंथ के अंदर अंदर। अगर कोई किसी से जबरदस्ती मैनुअल स्कैवेंजिंग कराता है तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। तो इस वजह से इस लॉ का नाम रखा गया द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट। अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमने कौन कौन से एक्ट के बारे में रीड किया है अभी तक। इस फिगर में आप देख भी सकते हैं कैसे जो दलित विमेन है वो टिन की प्लेट की हेल्प से पॉटी को उठा रही है और बास्केट में डाल रही है। सफाई कर्मचारी आंदोलन के जो मेंबर्स हैं वो ड्राई लेट्रिन को कैसे तोड़ रहे हैं गुस्से में, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम तो बहुत ही गलत है। आदिवासी डिमांड्स एंड द 1989 एक्ट। 1989 का एक्ट एक और रीजन से इम्पोर्टेंट है। जो फॉरेस्ट में आदिवासी लोग थे ना, उन लोगों ने बोला जो हमारा फॉरेस्ट का लैंड है वो हमें दे दिया जाए, हमसे छीना ना जाए। प्रीवियस चैप्टर में भी हमने रीड किया था कि आदिवासी से उनका लैंड छीन लिया जाता था फोर्सफुली। तो जो आदिवासी एक्टिविस्ट थे ना, उन्होंने बोला कि हमारे लिए लॉ बनना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे लैंड को कोई ऐसे छीनता है तो उसको पनिश करना चाहिए। यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है एक्टिविस्ट, इसका मतलब होता है कार्यकर्ता। तो जो ट्राइबल पीपल है ना, उसमें जो मेन मेन मेंबर्स हैं उनको यहाँ पे एक्टिविस्ट बोला गया है, और वो जस्टिस के लिए, इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ते हैं। इन पीपल्स की वजह से और भी ट्राइबल पीपल को फायदा हो जाता है। आदिवासी एक्टिविस्ट बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ट्राइबल पीपल के लिए और भी बहुत सारे एक्ट होने चाहिए, जैसे कि एक ट्राइबल पीपल दूसरे ट्राइबल पीपल को ही अपनी जमीन बेच सकता है, किसी और को नहीं बेच सकता, किसी नॉन ट्राइबल पीपल को वो नहीं बेच सकता। इससे हमारी फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन रहेगी और हम लोगों को हमारा लैंड मिल पाएगा। इन केस अगर कोई लैंड को बेच भी देता है तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी दे कि हमारे लैंड को वो वापस कराएगी नॉन ट्राइबल पीपल से। सी के जानू एक आदिवासी एक्टिविस्ट है और ये बोलते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट है ना, वो गवर्नमेंट फॉलो नहीं कर रही है काफी सारे स्टेट्स में, क्योंकि गवर्नमेंट ही नॉन ट्राइबल पीपल को लैंड बेच देती है हमारा, जैसे कि टिम्बर मर्चेंट्स को दे देती है, पेपर मिल्स को दे देती है और उनसे प्रॉफिट कमाती है। कई बार तो गवर्नमेंट फॉरेस्ट को एज अ रिजर्व्ड और सेंचुरीज डिक्लेयर कर देती है। तो इस वजह से हम ट्राइबल पीपल को उस जगह को छोड़ के कहीं और जाना पड़ जाता है। अगर गवर्नमेंट हमारा लैंड हमसे ले लेगी तो उन्हें भी कोई पॉलिसीज बनानी चाहिए जिससे कि हम रह सके और हमें कुछ काम मिल सके, क्योंकि गवर्नमेंट तो बहुत सारा मनी स्पेंड करती है इंडस्ट्री बनाने में और प्रोजेक्ट बनाने में, लेकिन इससे हमें तो कुछ बेनिफिट नहीं मिलता ना। तो हमारे लिए भी तो कुछ सोचना चाहिए, हमारे लिए भी तो कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को। ये सारी प्रॉब्लम सुनने के बाद गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया, जिस एक्ट का नाम था शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। इस एक्ट के अकॉर्डिंग अब ट्राइबल पीपल्स को कल्टीवेशन का, ग्रेजिंग का और नॉन टिबर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का राइट मिल गया।
फॉरेस्ट ड्वेलर, ये जो ट्राइबल पीपल से इनको अब राइट मिल गया कि अब ये फॉरेस्ट को अच्छे से कंजर्व करके रख सकेंगे और बायोडाइवर्सिटी को भी प्रोटेक्ट करेंगे। तो अब इनका राइट इनको मिल चुका था, इसलिए अभी हो गए थे हैप्पी हैप्पी। कंक्लूजन, अब देखो जो लॉज बने हैं, पॉलिसीज बने हैं, पेपर पे लिख दिए गए हैं कि हाँ भैया ये पॉलिसी है, तो ये क्या रियलिटी में एग्जिस्ट हो रही है? रियलिटी में तो तभी एग्जिस्ट होगी ना जब हम लोगों को, हम फेलो सिटीजन्स को और लीडर्स को इस चीज के ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा और इस चीज के लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो इक्वलिटी है, डिग्निटी है और रिस्पेक्ट है, ये कोई नई चीज नहीं है। ये सारी चीजें पहले से ही चलती हुई आ रही हैं कि हमें इक्वली ट्रीट करो, हमें रिस्पेक्ट दो, ये सभी लोग चाहते हैं। तो हमारी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में स्ट्रगल करना पड़ेगा इन सब चीजों के लिए, राइटिंग, नेगोशिएशन और ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे काफी सारी चीजें, तभी जाके ये चीज रियलिटी में एग्जिस्ट होगी, जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लॉज लिखे हैं, जो भी राइट्स है, वो लोगों को अच्छे से मिल सके। चैप्टर होता है हमारा फिनिश। I hope you understand this chapter. Please like and subscribe my video and share with your friends. Thank you.